Hello students, my name is Atulya Kumar. I am assistant professor at BBD ITM Lucknow. In this lecture series, we are going to start a new subject, that is Introduction to Solid Mechanics, or in general term we will say that strength of material. So the today's lecture is completely focused on introduction to subject. What is the need of studying this subject as per point of civil engineering, because this subject is common for both mechanical engineering students and civil engineering students also. Some topics are common for both students, but in this lecture series we are totally focusing on civil engineering students who are doing their undergraduate or postgraduate. They can take the reference from this lecture. So contents for today's lectures are introduction to strength of material, what is stress, what is strain, type of material. So let's start. So basically what is the need of this subject? So before understanding the need of this subject, we have to study about what is this subject. After then we can classify into the needs of subject. So what is this solid mechanics? So basically solid mechanics can be categorized into two parts. First part is engineering mechanics and second part is strength of material. तो इन दोनों सब्जेक्ट एक आपस में अलग अलग अपने कॉमन सिंगल सब्जेक्ट हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बेसिकली हम लोग डील करते हैं उस बॉडी, बेसिकली हम लोग डील करते हैं रिजिड बॉडी के लिए. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीटली फोकस होता है रिजिड बॉडी का बिहेवियर कब, जब वो स्ट्रेस के अंदर में आता, जब कोई लोड के अंदर में आता है तब उसका जो बिहेवियर होता है उसकी स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में करते हैं, जिसमें हम लोग फोर्स या सिंपल मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं. उसकी स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग डील करते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी का बिहेवियर जब वो उसके ऊपर में हम कोई एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो रहा है तो. यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब हुआ कि जब भी कोई डिफॉर्मेबल बॉडी, हम आगे पढ़ेंगे कि रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी में क्या डिफरेंस है. अभी के लिए इतना समझना कि जब भी कोई डिफॉर्मेबल बॉडी, यानी कि कोई बॉडी को अगर हमने क्लासीफाई किया है कि वो डिफॉर्मेबल बॉडी है, और उस केस में जब उसके ऊपर में कोई लोड अप्लाई हो रहा है, कोई एक्सटर्नल लोड हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो बिहेवियर होगा उसकी स्टडी हम लोग कहाँ करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में. सिमिलरली अगर कोई रिजिड बॉडी है, जब हम उसके ऊपर में लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो बिहेवियर होगा, उसका जो रिस्पॉन्स होगा किसके अगेंस्ट में, जो एक्सटर्नल लोड उसके ऊपर में अप्लाई हो रहा है उसके रिस्पॉन्स में. तो उसकी स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में करते हैं. ठीक है. तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को अगर हम डिफाइन करें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द सब्जेक्ट विच deals with the study of deformable body in equilibrium under the applied load. ठीक है. दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक और डिफिनेशन बोल सकते हैं कि इज अ सब्जेक्ट विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. It is the behavior, it is a subject with study or which deals with the behavior of solid object subjected to stress and strain. ठीक है. और हम एज ए सिविल इंजीनियर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने की जो ज़रूरत हुई, जो नेसेसिटी हुई, वो ये हुआ कि हम जब भी हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, डैम हो, ब्रिज हो, रिजर्वायर्स हो, वॉट एवर इट इज़, तो हम उसमें कोई ना कोई मटेरियल यूज़ करते हैं. मटेरियल इन द सेंस कि हम एग्रीगेट यूज़ करते हैं, हम सीमेंट यूज़ करते हैं, हम रेनफोर्समेंट स्टील यूज़ करते हैं, मॉडिफाइड में बहुत तरीके के फाइबर यूज़ करते हैं. अगर आप सॉइल के केस में, जियोटेक के केस में जाएंगे तो जियोटेक में ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स होती है जिसमें हम बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट और बहुत सारे केमिकल के यूज़ करते हैं. तो हर एक मटेरियल का अपना अपना बिहेवियर है, हर एक मटेरियल का अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपनी अपनी उसकी ताकत है, स्ट्रेंथ है, अपना अपना उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो उसका बिहेवियर, उसके बिहेवियर यानी कि उस सभी जो बिहेवियर जो कंस्टिट्यूट करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कोई भी एक बॉडी की बात करें, तो इस बॉडी अभी इस बॉडी की अगर फोकस करेंगे तो ये हमारे पास एक बॉडी है ए बी सी डी एक बॉडी है. ठीक है. और इसका हम अपने कंस्ट्रक्शन में इसकी यूज़ करने जा रहे हैं. तो हमें पता है कि हमारे स्ट्रक्चर पे कितना लोड आने वाला है, मतलब अगर हम G+1 बिल्डिंग लेंगे तो हमें पता है कि हाँ इस पे फ्लोर लोड अप्लाई हो रहा होगा, स्लैब लोड अप्लाई हो रहा होगा, बीम का लोड आ रहा होगा, लाइव लोड होगा, फर्नीचर्स के लोड होंगे, अगर मशीनरी कोई इंडस्ट्री है तो मशीनरी का लोड होगा. तो ये चीज़ हमें पता है कि हम इसके ऊपर में कितना लोड लगा रहे हैं. तो सिमिलरली अगर बात करें इस एक ब्लॉक की, मतलब इसको अगर हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो इसको हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्क्रीट क्यूब. इस एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉन्क्रीट क्यूब. तो हमें पता है कि ये कॉन्क्रीट क्यूब है. ओके, ये कॉन्क्रीट क्यूब है. तो अब हमें तो ये नहीं पता ना कि इसकी ताकत कितनी है, और इसकी ताकत आएगी कहाँ से, इसकी स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी. तो इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो डिपेंड करता है कि ये किस मटेरियल से बना हुआ है. कंक्रीट है तो हमें पता है कि कंक्रीट किस किस से बना होगा. कंक्रीट हमें पता है कि इसके अंदर में कोर्स एग्रीगेट होगा,
फिर फाइन एग्रीगेट होगा, फिर सीमेंट होगा। ठीक है, हम प्लेन कंक्रीट की बात कर रहे हैं, फिर सीमेंट होगा। यानी कि इन तीनों चीज से ये कंस्ट्रक्ट किया होगा। तो यानी कि ये तीनों क्या हो गए, ये इसके कंस्टिट्यूएंट मटेरियल हो गए, ये इसके कंस्टिट्यूएंट मटेरियल हो गए। तो इन तीनों की जो इंडिविजुअल ताकत होगी, जो इन तीनों की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ होगी, कैपेसिटी होगी, वो कंबाइंडली फॉर्म क्या करेगा, कंक्रीट क्यूब की स्ट्रेंथ फॉर्म कर रहा होगा, कंक्रीट क्यूब की स्ट्रेंथ फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब कि हमें एज ए इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर, हमें क्या चाहिए, हमें हर एक मटेरियल की स्ट्रेंथ पता करनी चाहिए, हर एक मटेरियल का स्ट्रेंथ पता करना चाहिए। और स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि उसका बिहेवियर मतलब एक्सटर्नल लोड के अगेंस्ट में उसका बिहेवियर क्या होता है, उसकी रेसिस्टेंस कितनी होती है, वही उसकी ताकत होती है, रेसिस्टेंस। यानी कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बताता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर हम लोग यहीं पे एक जगह पे स्टेशनरी खड़े हैं, तो हम लोग तब तक नहीं लेंगे जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें आके हमारे ऊपर में कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। और अगर वो फोर्स हमारे बॉडी की वेट से कम होता है तो हम डिस्प्लेस नहीं होंगे, यानी कि हमारे अंदर में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जैसे ही अप्लाइड लोड हमारे बॉडी के वेट से, यानी कि हमारे बॉडी की लोड से ज़्यादा होगा, एक्सीड करेगा, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, यानी कि हमारा जो इक्विलिब्रियम कंडीशन था वो फेल हो गया, वो डिस्टर्ब हो चुका। अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं, अब हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम चीज होता है अगर हम कंक्रीट के साथ, यानी कोई भी कंक्रीट नहीं, अगर हम किसी भी मटेरियल के साथ इस चीज को रिलेट करें, तो हर एक मटेरियल की अपनी ओरिजिनल अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी ताकत होती है। जब तक लोड उस रेंज के, उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी कि अल्टीमेट ताकत से जब तक वो नीचे है, तब तक तो वो सेफ है, लेकिन जैसे ही उसकी ताकत को एक्सीड करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि मटेरियल हमारा क्या होगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि उसकी अब ताकत नहीं है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, वो फेल हो चुका है, वो अनस्टेबल हो चुका है। ठीक है, तो अब उसकी अल्टीमेट ताकत कैसे पता चलेगी, तो उसी चीज़ की स्टडी की क्या क्या उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ बता रहा होगा, अल्टीमेट कैपेसिटी बता रहा होगा, तो उसी सभी चीज़ की स्टडी हम लोग कहाँ करेंगे, इस सब्जेक्ट में बात करेंगे, वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाले सब्जेक्ट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने अभी दो बॉडी के बारे में जिक्र किया था। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो थी वो डील करती थी कंप्लीटली रिजिड बॉडी से को लेके, और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या थी, डिफॉर्मेबल बॉडी थी जो डील कर रही थी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिर्फ किस बॉडी से डील कर रहे थे, डिफॉर्मेबल बॉडी से। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हम लोग समझते हैं। हम लोग सपोज करते हैं कि एक रैंडम बॉडी ले लेते हैं, रैंडम बॉडी ले लेते हैं, और इस बॉडी के अंदर में हम लोग दो पोजीशन मार्क करते हैं, दो पोजीशन। इस पोजीशन का नाम है ए एंड ये पोजीशन का नाम है बी। ठीक है, ए बी एक पोजीशन है। ठीक है, ये हमारे पास में एक रैंडम बॉडी है, हम एक एक्सटर्नल लोड इस बॉडी के ऊपर में हम लोग एक्ट करा रहे हैं, एक एक्सटर्नल लोड इस बॉडी के ऊपर में आ रहा होगा, एक्सटर्नल लोड। ठीक है, तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या हुआ कि जब एक्सटर्नल लोड लगने के कारण ये दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी क्या है, रिजिड है। हमारी बॉडी क्या है, रिजिड है। रिजिड का अगर आप अगर जनरल टर्म्स में बात समझे, तो इसका एक कॉमन टर्म में, कॉमन भाषा में जो बात होती है उसको हम लोग रिजिड मतलब बोल सकते हैं जिद्दी। बहुत रिजिड मतलब बोल सकते हैं जिद्दी। जिद्दी मतलब वो अपनी जगह से हिलने वाला नहीं, हो जहां था वो अपनी ही जगह पे रहेगा, उसी चीज़ से, उसी पॉइंट से, जब कॉमन टर्म से इसको रिलेट करें कि रिजिड बॉडी का मतलब हुआ कि वो बॉडी जब उस बॉडी के अंदर में उसकी जो इंटरनल पार्टिकल्स थी, उस पार्टिकल का जो स्पेस है या उसकी जो पोजीशन है उसमें अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उस बॉडी को हम लोग बोलेंगे रिजिड बॉडी। आगे जब आप स्ट्रक्चर एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग रिजिड जॉइंट की भी बात करते हैं। रिजिड जॉइंट का मतलब क्या होता है, तो सेम चीज़ होता है कि रिजिड जॉइंट का मतलब कि उसमें डिफॉर्मेशन, उस जॉइंट में डिफॉर्मेशन नहीं दिखेगा, मेंबर में डिफॉर्मेशन दिखेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर जॉइंट पे आपको डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। सेम बात हो रही है यहाँ पे रिजिड बॉडी के बारे में कि रिजिड बॉडी का मतलब हुआ कि ऐसा वो बॉडी जब किसी भी एक्सटर्नल अप्लाइड लोड के अंडर में है और उसके इंटरनल पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, उसका मतलब उस टाइप के बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइप के बॉडी को हम लोग बोलेंगे रिजिड बॉडी। लेकिन एक और स्टेटमेंट है कि प्रैक्टिकली ऐसा कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि रिजिड बॉडी, ये थ्योरेटिकली है। मतलब आप डिफॉर्मेबल बॉडी हमें पता है, लेकिन डिफॉर्मेबल बॉडी के उल्टे में कुछ तो होना चाहिए ना, उसके एंटोनिम्स में कुछ तो होना चाहिए। तो रिजिड बॉडी का ठीक अपोजिट होता है डिफॉर्मेबल बॉडी। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप बात करें, अगर आप डे टू डे लाइफ में बात करें, तो रिजिड बॉडी नाम की ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, ये थ्योरेटिकली केस है। ठीक है, अब बात करते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब क्या हुआ। तो मैंने क्या बोला, रिजिड बॉडी का ठीक अपोजिट क्या है, ठीक अपोजिट क्या है, वो डिफॉर्मेबल बॉडी है। डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब हुआ
कि जब हम किसी भी बॉडी में अप्लाइड लोड लगा रहे हैं, एक्सटर्नल अप्लाइड लोड जा रहा है उस बॉडी में, और उस बॉडी के इंटरनल मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि इंटरनल पार्टिकल के बीच में जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, यानी कि अगर हम इसमें एक्सटर्नल, यही बॉडी है, सेम बॉडी है, अब हम इसको एज्यूम करते हैं कि ये हमारा डिफॉर्मेबल बॉडी है, लेकिन हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो देखिए, जब हम इस पर अप्लाइड लोड लगाएंगे, ये पोजीशन ए था, ये पोजीशन हमारा ए था, लेकिन अब क्या हुआ कि इस लोड के कारण बी अपना पोजीशन चेंज करके बी डैश पे पहुंच गया और ए अपना पोजीशन चेंज करके ए डैश पे पहुंच गया। इसका मतलब अब इन दोनों का नया पोजीशन क्या है? तो अब इन दोनों का नया पोजीशन कुछ ये है, ए डैश बी डैश। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरनल पार्टिकल थी इस बॉडी के अंदर में, जब अप्लाइड लोड आया तो ये अपना पोजीशन क्या किया, उन्होंने चेंज कर दिया, यानी कि अब वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, अब वो अब नए पोजीशन पे चले गए। अब पोजीशन चेंज करने का मतलब क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है कि अगर आप पोजीशन चेंज करने का मतलब हुआ कि अब इस पॉइंट के अलॉन्ग, अगर इस लेंथ के अलॉन्ग हम बात करें, अगर हम बात करें, तो इसका मतलब है कि अगर ए डैश बी डैश ये मॉलिक्यूल अगर यहाँ से यहाँ आएगा और ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये बॉडी भी डिफॉर्म होगी। ऐसा तो कन्फाइन तो रहेगा ही ना, कन्फाइन तो नहीं रहने वाला ना। अगर ये पोजीशन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, अगर ये ए पॉइंट से वो ए डैश पे जा रहा है मॉलिक्यूल और बी पॉइंट से वो बी डैश मॉलिक्यूल पॉइंट पे जा रहा है मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, यानी कि हमारा बॉडी भी क्या होगा, बाहर से भी डिफॉर्म होना शुरू हो रहा होगा, और डिफॉर्मेशन में भी सिर्फ एक डायरेक्शन में लेंथ के अलॉन्ग हो या पूरी की पूरी बॉडी के वॉल्यूम में या एरिया में डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, तो उस बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेबल बॉडी बोलेंगे। यानी कि डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब क्या हुआ? डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब हुआ कि वो बॉडी जब उसके ऊपर में, when a body is subjected to an external applied load and the position of particle changes which cause the permanent deformation or temporary deformation inside the body, such type of body is said to be deformable body. Okay, अब deformable body की जो टाइप्स हैं वो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। जनरली डिफॉर्मेबल बॉडी जो होता है ये 3 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन है? तो सबसे पहला टाइप है इलास्टिक बॉडी, दूसरा है प्लास्टिक बॉडी, और ये है विस्को इलास्टिक बॉडी। हम इन सभी का एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग आगे फर्दर आज के लेक्चर में ही आगे हम करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझेंगे। इलास्टिक बॉडी का मतलब हुआ कि अगर ऐसा कोई बॉडी जिसके ऊपर में हम लोग ने कोई लोड लगाया, कोई लोड एक्सटर्नल लोड लगाया, कुछ देर तक हमने लगाया, जब लगा रहा था तो वो डिफॉर्म हो रहा था, डिफॉर्म होने के बाद जैसे ही हमने एक्सटर्नल लोड वहाँ उस बॉडी से अपलिफ्ट किया, यानी कि हटाया, तो अगर वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो उस टाइप के बॉडी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी। बचपन में सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो घर में जो बॉल यूज़ की जाती है वो बहुत ही सॉफ्ट प्लास्टिक होती है, बहुत ही सॉफ्ट प्लास्टिक। ऐसा प्लास्टिक बॉल के एग्जांपल छोड़िए, हम लोग डे टू डे लाइफ में कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उनकी जो प्लास्टिक बॉटल होती है, तो आप लोग देखते होंगे कि अगर हम उसको क्रश कर दें, हल्का सा प्रेस करें, तो वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है। अगर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल की बात करें, तो अगर हम इसको इस साइड से प्रेशर लगा के अपने अपने हाथों के बीच में अगर उसे प्रेस करें, तो वो डिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से अपने वेट हटाते हैं, जैसे ही हम अपना हाथ हटाते हैं, तो इसके अंदर में क्या होगा, ये वापस से अपने शेप में रिगेन हो जाता है, मतलब जैसा शेप था और पहले उसी तरीके के शेप में आ जाता है। उस टाइप की बॉडी को क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी क्या होता है? प्लास्टिक बॉडी का मतलब होता है कि वो बॉडी जिसके ऊपर में जब हम लोड लगाएं और लोड लगाने के बाद जब हम लोड को हटाएं, यानी कि अपलिफ्ट करें लोड को, तो वो उसके जो शेप में जो चेंज हो गया था जब लोड उसके ऊपर में लग रहा था, उसकी ओरिजिनल शेप में कंप्लीट रिकवरी ना हो पाए। मतलब कि जैसे ही हमने इस प्लास्टिक बॉटल में हमने लोड लगाया, कुछ हद तक लोड लगाया, थोड़ा और लोड लगाया, तो अगर इसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए, मतलब ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस ना आ पाए, इस पे अगर कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए और ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस ना आ पाए, तो उस टाइप के बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे। ठीक है। विस्को इलास्टिक बॉडी जनरली जो होता है ये टाइम डिपेंडेंट होता है, मतलब इसका जो डिफॉर्मेशन होता है वो लोड पे डिपेंड ना करके टाइम पे डिपेंड करना शुरू हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा, आप में डिफॉर्मेशन देखने को ज़्यादा डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। उस टाइप के बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्को इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोग ने बात किया कि कोई भी बॉडी की जो ताकत होती है, वो ताकत डिपेंड करती है कि उसका मटेरियल कैसा है। और ताकत निकालने के हमने क्या बताया आपको, उसके ऊपर में हमें कोई ना कोई अप्लाइड लोड एक्ट कराना पड़ेगा। तो कौन कौन टाइप के लोड हम जनरली अपने इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करते हैं या कोई मटेरियल पे एक्ट होता है। तो जनरली जो होता है वो 5 से 6 तरीके का लोड होता है।
यहाँ पे हमने सिर्फ 5 तरीके का लोड मेंशन किया जो कॉमन, बहुत ही कॉमन लोड है, बाकी डिपेंड करता है कि इन्हीं का फॉर्म ऑफ चेंज होते होते चला जाएगा। तो सबसे पहला टाइप का लोड होता है टेंसाइल लोड। टेंसल, अगर हम किसी भी बॉडी पे अगर कोई टेंशन एक्ट करा रहे हैं तो उसके कारण क्या चेंजेस होगा बॉडी में, उसकी हम बात करेंगे। तो टेंशन लोड का मतलब क्या हुआ कि टेंशन लोड का मतलब हुआ कि जब कोई फोर्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, जिसके कारण से बॉडी के लेंथ में अगर इलोंगेशन देखने को मिल रहा है, तो उस टाइप के लोड को बोलेंगे टेंसाइल लोड या टेंसाइल फोर्स। सिमिलरली कंप्रेसिव फोर्स की अगर बात करें तो जब दो डायरेक्शन से फोर्स सेम डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना, और जो उनके कारण से जब बॉडी का जो कंप्रेसिव मतलब बॉडी की जो लेंथ है वो कंप्रेस हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो उस टाइप के लोड को हम बोलेंगे कंप्रेसिव लोड। अब बात कर सकते हैं इसको अगर रिप्रेजेंट करना या इसको मतलब सोचना है, एनालाइज करना है, तो आप ये भी बात कर सकते हैं टेंसाइल लोड को आप पुल भी बोल सकते हैं, खींचना, पुल भी बोल सकते हैं, और कंप्रेसिव लोड को पुश भी बोल सकते हैं। दोनों फेस से अगर जब हम पुश कर रहे हैं तो कंप्रेसिव फोर्स होता है, उसको हम पुश बोलना, उसको कंप्रेसिव फोर्स बोल सकते हैं। उसके बाद आती है शेयर फोर्स। शेयर फोर्स क्या होता है? शेयर फोर्स टेक्निकली क्या होता है, एक प्लानर फोर्स होता है, ये एक एक्सियल फोर्स नहीं होता, ये एक प्लानर फोर्स होता है। जब एक प्लेन के पे अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल एक फोर्स एक्ट हो रहा होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में एक पैरेलल फोर्स एक्ट हो रहा होता है, तो उस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइप के फोर्स को हम लोग बोलते हैं शेयर फोर्स। शेयर फोर्स जब भी एक्ट करेगा तो वो पैरेलल टू द प्लेन एक्ट करेगा। शेयर फोर्स जब भी एक्ट करेगा वो पैरेलल टू द प्लेन एक्ट करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन था, इस प्लेन के पैरेलल में एक इधर से फोर्स जा रहा है और एक इधर से फोर्स जा रहा है। ये दोनों फोर्स जो है, ये दोनों फोर्स क्या है, शेयर फोर्स है। सिमिलरली कंप्रेसिव फोर्स की बात करें, कंप्रेसिव फोर्स की हम लोग बात करें तो कंप्रेसिव फोर्स में भी हम लोग देख सकते हैं कि हम इस मटेरियल का जो ये फेस है, इस फेस को हम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण से इस मटेरियल की जो साइज है वो कंप्रेस हो रही है, दब रही है, रिड्यूस हो रही है। सिमिलरली अगर टेंसाइल फोर्स की बात करें तो टेंसाइल फोर्स में हम मटेरियल के फेस को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण से इसकी लेंथ क्या हो रही है, इसकी लेंथ हो रही है इंक्रीज हो रही है, इसकी लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट टाइप का फोर्स की बात करें तो हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? मोमेंट का मतलब हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ के आए हुए हैं, मोमेंट का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे हम मोमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं। बेंडिंग मतलब क्या होता है? मुड़ना, कोई भी चीज़ का मुड़ना। बेंड होना मतलब कोई भी चीज़ का अपने ओरिजिनल शेप से डिफॉर्म हो जाना, बोल सकते हैं बेंडिंग। अब बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या हुआ? तो अगर ऐसा मोमेंट जो किसी भी मेंबर के अंदर में एक बेंडिंग नेचर क्रिएट कर रहा है, ऐसा कोई भी मोमेंट जो किसी भी मटेरियल या किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर में एक बेंडिंग नेचर क्रिएट करा रहा है, तो उस टाइप के मोमेंट को हम लोग बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट। मोमेंट का तो फिक्स है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, लेकिन अगर ऐसा कोई मोमेंट जो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर में एक बेंडिंग क्रिएट करा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट। एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझेंगे तो सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक बीम है, और इस बीम पे हमने एक ट्रांसवर्स लोड लगाया। ट्रांसवर्स मतलब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर में जो लोड लगा हुआ, ये एक्सिस है, ये जो है एक्सिस है, ये जो है ये एक्सिस है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर में लोड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये लोड कौन सा है? ट्रांसवर्स लोड है। तो अगर हम बेंडिंग मोमेंट की बात करें, तो बेंडिंग मोमेंट हम लोग देख रहे हैं कि इस ट्रांसवर्स लोड के कारण हमारा जो मेंबर होगा वो बेंट होने की कोशिश कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप इस पॉइंट पे अगर मोमेंट निकालना चाहेंगे तो हमारे पास ये तीनों फोर्स है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप देख रहे होंगे कि एक क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट हो रहा होगा। कैसे जनरेट हो रहा होगा क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे जनरेट हो रहा होगा? तो कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट हो रहा होगा, इस तरीके से क्लॉकवाइज मोमेंट। और इस क्लॉकवाइज मोमेंट की इंटेंसिटी कितनी होगी? तो अगर हम F1, F2, F3, तो क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब क्या हुआ? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम इस पॉइंट पे मोमेंट की बात करें तो कितना मोमेंट आ रहा होगा? तो ये हो रहा होगा F1 इंटू ए प्लस F2 इंटू ए प्लस बी प्लस F3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसके कारण से एक मोमेंट जनरेट हो रहा होगा। तो आप अगर देख रहे हैं तो ये मोमेंट आके बीम को कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करा रहा होगा, बेंड करा रहा होगा इस बीम को। ओरिजिनल बीम मेरा क्या था? स्ट्रक्ट था, लेकिन अब इस मोमेंट के कारण हमारे बीम के अंदर में ये बेंडिंग देखने को मिल रही होगी। ये बेंडिंग किसकी वजह से आ रही है? ये बेंडिंग आ रही है बेंडिंग मोमेंट की वजह से। तो ये था बेंडिंग मोमेंट।
अब बात करते हैं टॉर्शन। टॉर्शन का मतलब क्या होता है? टॉर्शन का मतलब क्या होता है? हम लोग अब टॉर्शन के पे फोकस करेंगे। टॉर्शन का मतलब क्या होता है? हम लोग अभी जस्ट शेयर फोर्स की बात किए थे। शेयर फोर्स के हमने क्या बोला था कि शेयर फोर्स जब भी होगा एक प्लेन के पैरेलल में होगा। तो सपोज करिए कि हमारे पास एक शाफ्ट है, एक सर्कुलर शाफ्ट है, कुछ इस तरीके से एक सर्कुलर शाफ्ट है हमारे पास में, और इस शाफ्ट पे एक फेस पे शेयर फोर्स इधर से लग रहा है और एक शेयर फोर्स इधर से लग रहा है, और ये सी जी है। यानी कि अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन डायग्राम बनाना चाहें तो ये क्रॉस सेक्शन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सेंटर है, एक शेयर फोर्स इधर लग रहा है एस एफ, और सेम शेयर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इधर लग रहा है। तो शेयर फोर्स का क्राइटेरिया तो इसने सेटिस्फाई कर दिया। अब टॉर्सन से इसका क्या रिलेशन है? तो आप देखिए, अगर हम इसके लॉन्ग यहाँ पे इस शेयर फोर्स के कारण अगर हम मोमेंट निकालना चाहें तो हमें पता है मोमेंट इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स का क्या हो जाएगा? ये रेडियस हो जाएगा। इस शेयर फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये रेडियस हो जाएगा। यानी कि इस शेयर फोर्स के कारण इसके सीजी से ये एक्सिस के लॉन्ग ये जो एक्सिस आ रहा है, ये एक्सिस के लॉन्ग ये क्या हो रहा होगा? बेंड हो रहा होगा। ये एक्सिस के लॉन्ग ये क्या हो रहा होगा? बेंड हो रहा होगा। एक सेकंड, मैं जरा सा इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस एक्सिस के लॉन्ग ये बेंड हो रहा होगा। इस एक्सिस के लॉन्ग, यानी कि अगर इस पॉइंट को अगर आप यहाँ से देखें तो ये इनवर्ड पे है, अंदर की तरफ है, यहाँ से अंदर की तरफ है। इसके अंदर यहाँ क्या हो रहा होगा? एक मोमेंट जनरेट हो रहा होगा। और ये मोमेंट के जनरेट होने के कारण क्या हो रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे एक मोमेंट जनरेट हो रहा होगा, और ये मोमेंट क्या कर रहा होगा? इस पेन को देखिएगा, ये शाफ्ट की तरह ही है। यहाँ पे हमने फिक्स कर रखा है, सेम एनालॉजी है, यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर रखा है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ एक रोटेशन देखने को फील होगा, रोटेट करना शुरू करेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, रोटेट करना शुरू कर रहा होगा। तो इसी का नाम हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्शन, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि पूरा का पूरा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होगा उसमें आप स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो डायरेक्ट लोड के कारण आ रहा होगा, मूवमेंट के कारण आ रहा होगा, शेयर फोर्स के कारण आ रहा होगा, टॉर्शन के कारण आ रहा होगा, किसी भी कारण से आ रहा है, लेकिन हमें फोकस करना रहता है बस इसी पे कि बॉडी में डिफॉर्मेशन कितना आ रहा है, बॉडी पे स्ट्रेस कितना आ रहा है, बस। तो अब ये स्ट्रेस होता क्या? तो जनरली जो होता है स्ट्रेस को डिफाइन किया जाता है कि इट इज एन डिफाइंड एज एन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर बाय बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। मतलब बॉडी में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, वो डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करने के लिए। डिफॉर्मेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बॉडी के ऊपर में एक्सटर्नल लोड लगाए। हमने बताया कि डिफॉर्मेबल बॉडी है, तो डिफॉर्मेबल बॉडी मतलब क्या? वो डिफॉर्म करेगा जब उसके ऊपर में एक्सटर्नल लोड लगेगा। तो उस डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करने के लिए बॉडी, यानी कि बॉडी मतलब मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो मटेरियल कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसकी हम बात करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस। फिर से समझते हैं कि स्ट्रेस का मतलब हुआ कि इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर बाय बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। बॉडी कैसे रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे? मटेरियल, यानी कि मटेरियल जब एक एक्सटर्नल लोड के अगेंस्ट जो एक्सटर्नल लोड के कारण जो डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, उस डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करने के लिए जितना इंटरनल रेसिस्टेंस वो लगा रहे होंगे, जितनी अपनी ताकत वो लगा रहे होंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। यानी कि अगर हम इस सेक्शन को कट करें, यहाँ पे सेक्शन को कट करें, एक्सेस सेक्शन पे हमने कट किया है, ये पीलोडी सेक्शन पे आ रहा था, और ये क्या है? ये है रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है। यानी कि अगर आप इस सेक्शन पे अगर समेशन ऑफ आर करें तो ये होना चाहिए पी एफ के बराबर, और इसका मतलब हो गया ये स्ट्रेस के बराबर में होना चाहिए। यानी कि समेशन ऑफ आर मतलब क्या हुआ? ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो अगर हम सभी रेसिस्टेंस का समेशन करें तो वो किसके बराबर में होगा? वो स्ट्रेस के बराबर में होगा। और स्ट्रेस का अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है लोड अपॉन एरिया। जहां पे पी क्या था? इस मटेरियल पर लगने वाला लोड था, ए क्या है? इस मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसका यूनिट आप खुद देख सकते हैं कि अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो लोड की यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट न्यूटन में होगी, और इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हम रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे आसान में क्या करेंगे? न्यूटन के साथ हम यूज करेंगे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इसको हम मेगा पास्कल भी बोलते हैं, और या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी यूनिट होती है। एरिया, लोड अपॉन एरिया करते हैं, लोड की ऐसा यूनिट न्यूटन,
एरिया की मीटर स्क्वायर, यानी कि हम न्यूटन पर mm स्क्वायर, जिसको हम लोग मेगा पास्कल भी बोलते हैं। इस सेम यूनिट आप लोग देखे होंगे प्रेशर के लिए। प्रेशर और स्ट्रेस के बीच में भी एक बहुत ही अच्छी सिंपल डिफरेंस है कि प्रेशर जो होता है ना वो एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल बॉडी है, मतलब एक्सटर्नली जो रेसिस्टेंस मिल रहा होगा, रेसिस्टेंस एक्सटर्नल जो लोड लग रहा होगा, स्ट्रेस लग रहा होगा, उसको हम लोग प्रेशर बोल सकते हैं। लेकिन स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक इंटरनल रेसिस्टेंस है। स्ट्रेस जो स्ट्रेस भी प्रेशर भी क्या है? लोड अपॉन एरिया ही है। अगर आप मैथमेटिकली वाइज देखा जाए तो स्ट्रेस और प्रेशर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम है, दोनों लोड अपॉन एरिया ही है। लेकिन वो क्या है? एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म है और स्ट्रेस क्या है? एक इंटरनल मैकेनिज्म है। ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं। जनरली जो स्ट्रेस को क्लासिफाइड किया गया वो 3 स्टेट में क्लासिफाई किया गया। पहला स्टेट है डायरेक्ट स्ट्रेस, दूसरा है इनडायरेक्ट स्ट्रेस, और तीसरा जो होता है वो कंबाइंड स्ट्रेस, मतलब इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्ट्रेस दोनों का मिला के। डायरेक्ट स्ट्रेस में जब डायरेक्ट लोड के कारण जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा, डायरेक्ट लोड के कारण जब स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा, उसको हम लोग डायरेक्ट लोड बोलेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि लोड कौन सा है? टेंसाइल लोड है, एक दूसरे से को पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, टेंसाइल लोड है। तो इस टेंसाइल लोड के कारण जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा, इस टेंसाइल लोड के कारण जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोल रहे होंगे यहाँ पे? उसको हम लोग बोल रहे होंगे टेंसाइल स्ट्रेस। सिमिलरली अगर हम यहीं पे इसी कंडीशन में अगर हम इसकी डायरेक्शन अगर चेंज करके अगर हम कंप्रेसिव लोड लगा दे, इसके कारण जो डिफॉर्मेशन आ रहा होगा, इसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा कंप्रेसिव फोर्स के कारण, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। शेयर फोर्स के कारण जब स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा, उस स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब वो होगा कि जो डायरेक्ट लोड के कारण जो आ रहा होगा, डायरेक्ट लोड के कारण जो स्ट्रेस आ रहा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस। लोड कितने तरीके से थे? तो लोड हम लोग पढ़े थे, कंप्रेसिव लोड हो सकता है, टेंसाइल लोड हो सकता है, या शेयर लोड हो सकता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनडायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में। इनडायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब जो स्ट्रेस मोमेंट के कारण डेवलप हो रहा होगा, जो स्ट्रेस मोमेंट के कारण डेवलप हो रहा होगा, चाहे वो बेंडिंग मोमेंट के कारण डेवलप हो रहा हो या टॉर्शन के कारण डेवलप हो रहा होगा। बेंडिंग मोमेंट के कारण डेवलप हो रहा होगा या टॉर्शन के कारण डेवलप हो रहा होगा। यानी कि इनडायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब हुआ कि जब मोमेंट के कारण डेवलप हो रहा होगा, उस टाइप के स्ट्रेस को हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट स्ट्रेस। कंबाइंड स्ट्रेस मतलब याद कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्ट्रेस के कॉम्बिनेशन। याद कि हो सकता है कंप्रेसिव प्लस बेंडिंग मोमेंट का स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा, या शेयर प्लस टॉर्सन का स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा। तो इस टाइप के स्ट्रेस को बोलते हैं कंबाइंड स्ट्रेस, मतलब कि इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन। उसके बाद बात आती है स्ट्रेन की। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? कि स्ट्रेन का मतलब हुआ कि जब भी बॉडी में डिफॉर्मेशन आएगा, बॉडी एक अपना ओरिजिनल नया डायमेंशन ऑक्यूपाई कर लेगा, नया डायमेंशन ऑक्यूपाई कर लेगा। तो उस डायमेंशन के कारण, उस डायमेंशन में कितना डायमेंशन उसने ऑक्यूपाई किया है, उस डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता कौन है? तो वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन। स्ट्रेन का को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। मतलब जितना चेंज इन लेंथ हुआ है, मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन से नए पोजीशन के बीच में जो जितनी डिस्टेंस है, यानी कि वही चेंज इन पोजीशन है। एग्जांपल में समझ लेते हैं कि ये हमारे पास क्या था? ओरिजिनल में बॉडी थी, और इसके ऊपर में हमने एक टेंसाइल लोड लगा दिया था। टेंसाइल लोड लगाया, कुछ देर के बाद लोड के कारण ये बॉडी यहाँ से, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन थी, ये वो ओरिजिनल पोजीशन थी, अब ये नए पोजीशन पे आ गया। तो कितना लेंथ में चेंज हुआ? तो लेंथ में चेंज हुआ ये dl, और इस dl को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो dl इक्वल टू हम लिखेंगे, dl इक्वल टू जो ये फाइनल लेंथ है LF मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। इतना ही तो चेंज हुआ, फाइनल लेंथ इतना है और इनिशियल लेंथ मेरा इतना है, तो dl इक्वल टू इतना हुआ। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा? तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा कि रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ कितना है? dl है, चेंज इन लेंथ। डेल्टा एल भी बोल सकते हैं, dl भी बोल सकते हैं, डेल्टा भी होता है। रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, यानी कि dl अपॉन एल इनिशियल करेंगे, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन जो होता है ये मेजरेबल क्वांटिटी। स्ट्रेस हम मेजर नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेस अगर आप लैब में जाके अगर आप स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लैब में जाके स्ट्रेस कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन लैब में जाके हम स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन जो मेजरेबल क्वांटिटी होता है, लेकिन स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, क्योंकि इधर भी मीटर रहेगा, इधर भी लेंथ का यूनिट रहेगा, तो दोनों यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब स्ट्रेन जो है वो एक मेजरेबल क्वांटिटी है एंड अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके, थैंक यू।